नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण क्या कह रहे हैं। बता दें कि उन्होंने कहा है कि महाभारत के समय पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था। देश ने आज तक इस बात के लिए पांडवों को माफ नहीं किया। ऐसे ही जो दांव हुड्डा परिवार ने हमारी बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगाकर खेला है, इस बात को भी आने वाला कल माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 3 घटनाओं को लेकर आरोप लगाए गए थे, लेकिन तीनों समय मैं बाहर था। पहले महाभारत से जुड़ा है, तब एक बार दांव पे लगाई गई थी, एक बार फिर 5000 साल बाद। यार, आप लोग बात पकड़ लेते हो। जिसे जब घटनाएं घटती हैं तो दिमाग चलता है। अब महाभारत के समय द्रौपदी को दांव पर रख करके जुआ खेला गया था और हार गए, पांडव हार गए। देश अभी भी इस बात के लिए पांडवों को माफ नहीं किया। वैसे जो दांव हमारी बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगा करके हुड्डा फैमिली ने खेला है, इस बात को भी आने वाला कल माफ नहीं करेगा और इस बात के हमेशा गुनाहगार वो रहेंगे। क्योंकि जो घटनाएं मेरे ऊपर 3 प्रमुख घटनाएं हैं, कोर्ट का विषय है, उन तीनों में मैं बाहर हूँ। एक में मैं सर्बिया हूँ और 2 में मैं लखनऊ में हूँ, ऑन कैमरा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब निकल करके आएगी तो उस समय इनको जवाब देते नहीं बनेगा। देश में हार्ट अटैक की समस्या बड़ी समस्या होता जा रहा है, जिसमें साइलेंट अटैक के शिकार अब युवा पीढ़ी भी बनते जा रहे हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उसका इलाज जल्द शुरू नहीं होता है तो जान भी चली जाती है। हालांकि अब छोटे छोटे शहर में भी हार्ट से संबंधित इलाज मुहैया कराए जा रहे हैं। इसी के तहत मोतिहारी में देश के प्रसिद्ध हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर राहुल चंदोला ने इलाज करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर शंभू शरण की याद में मोतिहारी के शरण नर्सिंग होम में हार्ट मरीजों के लिए सीसीयू वार्ड की शुरुआत की गई। वहीं सीसीयू वार्ड खुलने से जिलेवासियों ने सराहा है। बता दें कि यह वार्ड उन मरीजों के लिए बनाया गया है जिन्हें दिल की बीमारी है और उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है। वहीं इस वार्ड में मरीजों को विशेष सुविधाएं और देखभाल मिलेगी, जैसे कि निरंतर निगरानी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख और आवश्यक उपकरणों की सुविधाएं मिलेगी। अक्सर ये जब देखा जा रहा है कि कोविड के बाद काफ़ी हार्ट के मरीजों में, देखिए ऐसा है कि इस पूरे चंपारण में डॉक्टर शरण नर्सिंग होम जो है ये काफ़ी अच्छा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ बहुत दूर दूर से मरीज़ जो है इलाज के लिए आते हैं। तो डॉक्टर साहब से जो है हमारी डॉक्टर शरण जी से हमारी जो है इस बारे में चर्चा हो रही है। हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट और लंग्स के स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे चर्चा हुई कि जो है क्या हम इस जगह के मरीज़ों के लिए कुछ अलग कर सकते हैं। तो फिर ये बात निकल के आई कि जो है जो मरीज़ जो है जिनको हार्ट अटैक हो रहे हैं, जो मरीज़ हार्ट के मरीज़ हैं, इतने सारे मरीज़ हैं, चेस्ट पेन, हार्ट फेलियर, वैल्व की परेशानी जो है ना, हार्ट के वैल्व ख़राब हैं, ऐसे बहुत सारे मरीज़ जो है हमारे चंपारण में हैं। तो ये मरीज़ों को अगर कोई सोल्यूशन हम लोकली दे पाएँ तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ताकि मरीज़ों को बहुत दूर नहीं, हम कम से कम 90 से 95% इस तरह के मरीज़ों को यहीं पे सोल्यूशन दे सकते हैं। 5% मरीज़ ऐसे होंगे कि भाई मान लीजिए हार्ट के वैल्व पूरी तरह से ख़राब है, जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है या जिनको जो है कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, तो उनको जो है फिर दिल्ली आने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मेजॉरिटी मरीज़ों को यहीं पे सोल्यूशन मिल जाएगा। और इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है कि हम जो है इस तरह से जो है बहुत कॉम्प्लेक्स मरीज़ों को भी यहाँ पे जान बचा सकते हैं, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जो क्रूशियल पीरियड होता है हार्ट अटैक के बाद, उस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और मरीज़ों को सर अक्सर ये जब देखा जा रहा है कि कोविड के बाद काफ़ी हार्ट के मरीजों में बहुत ज़्यादा जी और हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। क्या कारण इसके प्रति अभी तक आप लोगों ने पाया क्या है? देखिए, कोविड के बाद क्या हुआ है, कोविड के टाइम पे बहुत सारे कारण, एक तो नंबर 1 कारण कोविड में जो है मरीज़ों का लाइफस्टाइल पूरा, सबका लोगों का लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया। क्या हुआ कि लोग एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे थे और अचानक कोविड आया और घर बैठ गए, तो एकदम सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया। मतलब घर में बैठे हुए हैं और कोई काम नहीं है, दिन भर घर में बैठे हुए हैं 24 घंटा। ऐसा 1 महीना 2 महीना नहीं, पूरे जो है साल, 1.5 साल, 2 साल चला, तो लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया। दूसरा क्या है, स्ट्रेस, एंजाइटी रही लोगों के काम छूटे, लोग जो है नौकरी नहीं रही, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रही। फिर ये डर था कि कभी भी किसी को भी कोविड हो जाए, लोगों के घरों में मौत हुई।
तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन था कोविड का, उससे भी हार्ट की प्रॉब्लम पड़ी। तीसरी चीज़ ये है कि कोविड ने जिन लोगों को कोविड हुआ उसमें देखा गया है कि हार्ट की जो नसें हैं उसमें जो है प्लाक जो होता है वो बिल्डअप ज़्यादा हुआ। ऐसा पूरा एविडेंस है कि एटलीस्ट 18 मंथ्स तक की स्टडीज़ हैं कि जिनको कोविड हुआ 18 महीने तक उनके हार्ट में जो है प्लाक फॉर्मेशन ज़्यादा थी, एनहेंस्ड एथेरोजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं वो पाया गया। तो ये सब कुछ कारण है जिनकी वजह से फिर लाइफस्टाइल चेंज हुआ, फिर जो है खान पान में जो है चेंज हुआ। लोग जो है नॉर्मल उस टाइम पे घर पे जो है खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बिंज ईटिंग जिसको बोलते हैं ना, स्ट्रेस भी उसका एक कारण है। तो सारी चीज़ें चेंज हुई कोविड के टाइम पे, इसी की वजह से इन सब फैक्टर्स की वजह से जो है मरीजों को बच्चों के दिल में छेद हो जाता है जी तो खासतौर पे उसकी इलाज के लिए काफ़ी लंबा खर्च उठाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। तो उस स्थिति में उन मरीजों के लिए कुछ खास व्यवस्था आने वाले समय में यहाँ देखने को मिल सकती है जी बिल्कुल या की जा सकती है। जी बिल्कुल। सो अभी जैसा मैंने कहा कि जो है हम फेजेस में ऐसा प्रपोजल है। तो पहले फेज़ में यहाँ प्राइमरी केयर यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट बहुत अच्छी जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। सेकेंड फेज़ में कैथ लैब एस्टैब्लिश होगी और थर्ड फेज़ में हार्ट की सेवा होगी। बच्चों के जिनके हार्ट में होल है उनको हम डिवाइस क्लोजर भी कर सकते हैं, उनको जो है हम जो है हार्ट का ऑपरेशन भी कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे लेटर पार्ट हो सकता है अगले जो 6 महीने 7 महीने में ये सुविधा रहेगी यहाँ पे उपलब्ध। तो गरीबी मरीजों के लिए भी कोई सुविधा दे रहे हैं? जी ज़रूर ज़रूर। तो हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि हम पार्ट जो है चैरिटी ज़रूर करें। तो हमारे जितना भी मरीज़ होता है उसका 25 से 30% मरीज़ जो है वो ऐसा होता है कि जिसको जो है हम कुछ ना कुछ जो है हेल्प करते हैं। फीस नहीं देंगे, दवाओं का खर्चा उनको नहीं वहन करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6 रोगी खोज अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जागरूक किया गया। लगातार फैल रहे 6 रोग से लोगों को जागरूक किया गया। इसी के साथ 6 रोगी खोजबीन अभियान के तहत प्रचार प्रसार भी किया गया। सीएमओ अमेठी अंशुमान सिंह ने 6 रोग संबंधित विस्तृत जानकारी दी। वहीं सीएमओ ने बताया कि हमारे पास आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज मीडिया ब्रीफिंग टीवी मुक्त भारत के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें हमारे सक्रिय क्षय रोग खोजी अभियान जो 9 सितंबर से 20 सितंबर तक चलाया जा रहा है, उसी के संबंध में आज क्या है कि कार्यक्रम इसको लेकर चलाए जाएंगे गाँव-गाँव? और कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में थे 2025 दिसंबर तक इसको टीवी मुक्त करना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम ये प्रचार प्रसार हमारी आशा होंगे और हमारे जो मीडिया बंधु हमारे और भी जितने भी ऐसी मटेरियल्स हैं उसको हम दे रहे हैं और इसमें हमारी सारी जांचें मुफ्त हैं, सारी दवा मुफ्त है और समाज के सहयोग से हम जो है पोषण पोटली का भी व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें 600 के आसपास हमें पोषण पोटली हमको दिया गया है लोगों को खाने के लिए। और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 1800 मरीज हमारे जनपद में हैं, उनको सबको पोषण पोटली मिले और हमारा जनपद टीबी मुक्त हो। सर कितने लोग अभी तक गोद लिए गए जनप्रतिनिधि या टोटल इस समय करीब 650 करीब लोग। सर इसका समुचित लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्षय रोग से संबंधित जो खातों में धनराशि जाती है वो अभी तक नहीं गई है। कई लोगों ने कंप्लेन किया है जिसकी अभी तक निराकरण नहीं किया गया। नहीं, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? नहीं, इसमें अगर किसी के खाते में नहीं गई है वो हमसे तत्काल संपर्क बने। ये जो है आधार लिंक पैसा भेजा जाता है, इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होती। अगर वो कहता है कोई कि हमारे खाते में पैसा नहीं है तो अपना खाता पता करें। 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम पैसा देते हैं। मेरे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, बल्कि सरप्लस पैसा हमारे पास है। डॉक्टर साहब बलगम जांच के लिए जो कई CSC सेंटरों पर व्यवस्था है उनमें कई बार 10 दिन से 15 दिन 1 हफ्ते वहाँ पे जो जांच करते हैं वो लोगों को बताते हैं। जैसे बलगम की रिपोर्ट वो सैंपल लेने के बाद में उनको बताया जाता है कि इसकी रिपोर्ट आने में लगभग 8 दिन 10 दिन लगेगा, तो उसमें तेजी लाने के लिए नहीं इतना लंबा 8-10 दिन कोई हमको माइक्रोस्कोप पे उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं करनी रहती है। हमको स्पुटम जांच करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। कोशिश करते हैं कि 48 आवर्स नहीं आ जाए। ठीक।
आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बोले जाने पर कि मैं अब कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा, इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश सिंह ने कहा है कि नीतीश जी को ईश्वर सद्बुद्धि दे, बिहार के लोगों का भला करे। उन्होंने कहा कि भगवान भरोसे बिहार चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने संबोधन के दौरान कहा है कि 2 बार हमसे गलती हो गई है, तीसरी बार गलती नहीं होगी। तेजस्वी यादव के साथ जाकर कांग्रेस और तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दें, बिहार के लोगों का भला करें, बाकी तो सब बात बनाना है। क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं। अरे भाई, भगवान भरोसे चल रहा है बिहार। आपका किस्मत है कि आप सुरक्षित। यात्रा पे जा रहे हैं। 2 बार गलती हो गई हमसे, तीसरी बार गलती नहीं होगी। अरे बिहार के लोगों का भला करें, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें, यहाँ के लोगों को बेरोजगारी यहाँ के लोगों का दूर करें, यहाँ के लोगों को का शिक्षा समाप्त करें, लोगों का बदहाली खत्म करें, आमदनी बढ़ाने का उपाय करें। ये काम इसमें बोलना चाहिए। तो इधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, यही बोल बोल के तो आते जाते रहते हैं। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि आरजेडी के विधायक तोड़ लेंगे, कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। अशोक चौधरी इतना बड़ा अपना कोई ठिकाना नहीं है, किसको तोड़ लेंगे या जोड़ लेंगे, अपना गद्दी बचाने के लिए बेचारे बोलते रहते हैं। और उनको लेकर भी चर्चा चलेगी, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिंह ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उनको यात्रा पर जाना चाहिए, लेकिन यह बताना चाहिए कि जनता से जो वादा किए थे क्या वो पूरा कर पाए। नीतीश कुमार के द्वारा महागठबंधन के साथ नहीं जाने के बयान पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कई बार यह बोल चुके हैं, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता। वहीं उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी अपने श्रीमुख से लगातार अपनी मंशा, अपनी इच्छा बताते रहे। इस पे कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। डबल इंजन की सरकार, मोदी जी, नीतीश जी की साझा नेतृत्व में देश और बिहार का विकास हो रहा है, होता रहेगा। और मैंने भी देखा रोहिणी आचार्य जी ने इस पे कुछ ट्वीट वगैरह किया है, तो मुझे लगा कि चुनाव के बाद रोहिणी जी वापस अपने घर सिंगापुर लौट गई हैं, तो बहन चूंकि बिहार से दूर है तो पटना की हवा उनको आइडिया नहीं लग पा रहा। 10 तारीख से तेजस्वी यादव यात्रा पे जा रहे हैं। जरूर जाना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। हरियाणा के आप पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कहा कि मैं 90 सीटों के लिए पूरी तैयारी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता परिवार छोड़ो अभियान से जुड़े हैं। केजरीवाल की गारंटी गांव-गांव जारी है, हमारी जनसभाएं चल रही है। सभी नेता पूरी तत्परता से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगे। एक अनुशासित पार्टी है। आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं 90 विधानसभा सीटों पर पूरी तैयारी कर रहा हूं। लगातार हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता परिवार जोड़ो अभियान के से जुड़े। केजरीवाल की गारंटी आज भी गांव-गांव जा रही है। आज भी जनसभाएं हमारी चल रही हैं। कल सुनीता केजरीवाल जी महम में और भिवानी के अंदर गई थी। हमारे सारे नेता पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये बात सही है कि एक तरफ समझौते की बातें भी चल रही हैं। एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि हमारा आलाकमान अरविंद केजरीवाल जी जो भी निर्णय लेंगे हम उस निर्णय के साथ होंगे। सर, इसी पे तो लग रहा है कि उम्मीद हो जाएगी, पूरी चीजें सामने दिखाई देंगी। देखिए, मैं तो ये कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत पार्टी है। हमारे संयम को कोई हमारी कमजोरी समझने की गलती ना करें। हमारा
इंडिया अलायंस के हम पार्टनर हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अलायंस सही तरीके से, रिस्पेक्टेबल तरीके से आगे बढ़े। परंतु आम आदमी पार्टी हर स्थिति के अंदर एक मजबूत विकल्प के रूप में हरियाणा में उभरी है, जहां 90 पे हमारी तैयारी है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे एक एक कार्यकर्ता मजबूती से हर विधानसभा में डटा हुआ है, वहीं पे बीजेपी और अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार मेरे से संपर्क कर रहे हैं। उनकी भी स्क्रूटनी चल रही है, कोई अच्छी छवि के जो लोग होंगे उनमें से उनको भी कहीं न कहीं इस चुनाव में अकोमोडेट किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जलभराव के कारण यातायात धीमा पड़ गया। भारी बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया और ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा है कि 12 सितंबर तक पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। मौसम रिपोर्ट के अनुसार 9 सितंबर तक दिल्ली शहर में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। वहीं 10 और 11 सितंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। 12 सितंबर को गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अगले 6 दिनों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 36 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने पटना एयरपोर्ट पर बयान देते हुए कहा कि उनके बयान को हम बहुत सीरियस नहीं लेते। वहीं पत्रकारों ने नीतीश कुमार के बयान मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह कोई न्यूज़ नहीं है, नीतीश कुमार बोल चुके हैं तो बार बार उसी न्यूज़ को क्यों चलाते हैं। मंत्री ने कहा कि आरजेडी वाले सवाल कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आरजेडी से सवाल कीजिए। नहीं देखे हम ट्वीट, क्या ट्वीट किए? पलटे गए, झूठी कस्में खाया है। बहुत हम बयान को हम लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। आप लोग के पास कोई काम नहीं है, कोई फुर्सत में है, कोई न्यूज़ नहीं है। नीतीश जी बोल चुके हैं तो बार बार उसी न्यूज़ को क्या चलाते हैं? क्या मतलब है चलाने का? राजद को सवाल कर, राजद वाले से पूछिए क्या सवाल कर रहे हैं। इसमें जेडीयू का नीतीश जी जब बोल चुके हैं उसके बाद क्या बच जाता है किसी का बोलने का? फालतू का बात। वो तो अपना विधायक बचाना चाहते हैं। नहीं देखे हम ट्वीट, क्या ट्वीट किए हैं? फिर से पलटे गए, झूठी कस्में खाया है। वो हम बयान को हम लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन राजद वाले कह रहे हैं कि बार-बार से नीतीश कुमार आप लोग के पास कोई काम नहीं है, कोई फुर्सत में है, कोई न्यूज़ नहीं है। नीतीश जी बोल चुके हैं तो बार बार उसी न्यूज़ को क्या चलाते हैं? क्या मतलब है चलाने का? राजद वाले सवाल कर रहे हैं। राजद को सवाल कर, राजद वाले से पूछिए क्या सवाल कर रहे हैं। इसमें जेडीयू का नीतीश जी जब बोल चुके हैं उसके बाद क्या बच जाता है किसी का बोलने का? फालतू का बात। वो तो अपना विधायक बचाना चाहते हैं। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी काफ़ी नाराजगी और भड़कते हुए कहा कि अब जो सवाल उन्होंने पत्रकारों ने किया उस पर ज़्यादा भड़क गए और उन्होंने कहा कि सीधे आरजेडी से पूछिए कोई भी बात है। और उन्होंने कहा कि अब पत्रकारों ने जब पूछा कि सीएम नीतीश कुमार ये कहते हैं कि अब कहीं नहीं जाऊंगा, इस पर मंत्री अशोक चौधरी काफ़ी भड़क गए और सीधे पत्रकारों पर कई बातें उन्होंने कह डाली। हमारे साथ पटना से संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, हाल ही में मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति पर कड़ी टिप्पणी की थी। अब एयरपोर्ट पर जब उनसे पूछा गया कि सीएम नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, इस पर उन्होंने पत्रकारों पर ही कई सवाल खड़े कर दिए और पत्रकारों पर ही भड़कते हुए नजर आए। और पत्रकार जब उनसे कहे कि ये बातें आरजेडी लगातार ये सवाल कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आरजेडी से पूछिए। जी, जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान सामने आया है और कहीं ना कहीं अपना भड़ास, अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी जो है वो मीडिया पर ही वो निकाल दी है, क्योंकि मीडिया ने ही इस खबरों को प्रमुखता से दिखाया था, भूमिहार समाज के नाराज बयान को। और इसको लेकर कहीं ना कहीं इस बयान से वो भड़के हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर बड़े राजनीतिक के ओहदे वाले, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या भूमिहार समाज के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अशोक चौधरी हो,
विजय कुमार चौधरी हों, तमाम जो बड़े नेता हैं, उन्होंने उनकी क्लास लगाई है, जो जदयू के बड़े नेता हैं, जिसके वजह से ये नाराजगी उनको देखने को मिली और आज मीडिया पर ही वो उन्होंने अपना गुस्सा निकाल दिया। कहा तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है, तुम लोगों के पास कोई सवाल नहीं है, मीडिया के पास कोई सवाल नहीं है, बस जो भी बयान है आप उन्हीं लोगों से पूछिए, चाहे वो लालू यादव को लेकर हो या रोहिणी आचार्य को लेकर हो। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के उस बयान पर टिप्पणी की है अपने एक्स पोस्ट पे, उन्होंने लिखा है कि तीज के मौके पर ही नीतीश कुमार ने कसम खाई है कि हम नहीं जाएंगे। जो ये कहावत है कि 7 फेरों की 7 वचन और 7 वचन को वो कसम को जुटाते हैं, तो इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं ये सवाल जब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से पूछा गया तो अशोक चौधरी ही मीडिया पर सवाल पूछने लगे, भड़क गए और सीधे तौर पर पत्रकारों पर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कह दिया कि आखिर आप लोगों के पास कोई काम नहीं है, आप लोग सिर्फ इधर की बातें उधर करते रहते हैं, आप उन्हीं लोगों से पूछिए, चाहे वो लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो या रोहिणी आचार्य हो, उन्हीं लोगों से जाके पूछिए, आप लोगों को कोई काम नहीं है। यानी कहीं ना कहीं वो नाराजगी उस बात से है मीडिया से कि जो भूमिहार समाज को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी कि भूमिहार समाज ने उन्हें वोट नहीं किया, नीतीश कुमार को वोट नहीं डाला और जो वहां के सांसद रहे उनको वोट नहीं दिया जहानाबाद में, इसी वजह से इस सवाल को लेकर वो भड़के हुए नजर आए और पूरी तरीके से अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी जो है मीडिया पर ही निकाल कर रख दिया और वो भड़क गए और पूछने लगे कि तुम किस चैनल से हो। सभी पत्रकारों से यही सवाल पूछने लगे। आए दिन वो ये सवाल नहीं पूछते हैं, जब उनके फेवर की बातें होती है तो वो नहीं पूछते हैं कि हाँ आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन उनके मन चाहा सवाल अगर पूछेंगे नेताजी से तो बहुत अच्छे होंगे पत्रकार, बहुत अच्छी बातें करते हैं पत्रकार। जब अगर उनके मन चाहा सवाल नहीं होगा, जो जनता के हित के लिए सवाल होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो भड़क जाएंगे। जब वो ऐसी कुछ बातें होंगी जो आए दिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं सवालों और जवाबों के बीच, जो मीडिया का जो काम है, मीडिया का जो वर्क है, वो भूमिका निभाने की काम करता है, तो मीडिया पर सवाल पूछना कहां से लाजमी है। कहीं ना कहीं उस बात को लेकर अशोक चौधरी नाराज हैं कि जिस खबर को प्रमुखता से मीडिया ने दिखाया भूमिहार समाज को लेकर, एक समाज को लेकर जो उन्होंने टारगेट किया था, उस पर जब मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसकी वजह से अशोक चौधरी की नाराजगी आज देखने को मिली। पटना एयरपोर्ट पर जब वो जा रहे थे तभी उनकी नाराजगी मीडिया पर ही दिखी साफ तौर से। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए संजय आपका शुक्रिया। तो देखिए, मंत्री जी काफ़ी भड़के हुए, काफ़ी नाराज लग रहे हैं, बयान खुद ही देते हैं। भूमिहार समाज पर कड़ी टिप्पणी उन्होंने की, कठोर टिप्पणी की और खुद ही फंसते हुए नजर आए। उनकी जब क्लास लगाई गई तो वो अब किसी भी सवाल पर मंत्री जी भड़क जा रहे हैं। मंत्री जी 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में भी है, इतना भड़किएगा तो कैसे होगा। सिर्फ तो पत्रकार सिर्फ सवाल कर रहे थे, आप उनका जवाब देते। पत्रकार हर विधायक से हो, सांसद से हो, ये तो सवाल करते हैं, उनका जवाब इतना भड़कते हुए आपने दिया है। ये अपने आप में चर्चा का विषय है कि मंत्री आखिर इतने नाराज और इतने क्यों भड़क गए हैं। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो डूरू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि कांग्रेस की नीति सबको साथ लेकर चलने की है। उन्होंने कहा कि आज मैं पूरे समाज से अपील करने आया हूं कि आज यहां 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, इसलिए सभी को गंभीरता से भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। लोगों ने लोकसभा में पीएम मोदी को वोट दिया, लेकिन अब जम्मू कश्मीर बदलाव चाहता है। अब ये हमारे देश का मामला है, ये हमारे राज्य का मामला है। और वोट आप लेने आए हैं इनसे, क्या कहेंगे? देखो, मेरा वोट का ज्यादा मकसद नहीं है। वोट तो भगवान देता है, अल्लाह मियां देता है, जो उसने लिख रखा होगा वो आता है। मगर हमारा कश्मीरी कल्चर कहिए या कांग्रेस की पॉलिसी कहिए, सबको साथ लेकर चलने की हमेशा रहती है। ये चाहे मुसीबत में रहकर कम वोट भी क्यों न हो, मगर इनका एक एक वोट आज की जमहूरियत में बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं बजाय खुद आया हूं इन सारे समाज को अपील करने के लिए, न सिर्फ खाली डूरू शाहबाद के लिए, वहां तो ये हमेशा देते आए हैं। जितने चुनाव हुए हैं, जितना इनका पोलिंग हुआ, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कांग्रेस को ही, गुलाम अहमद मीर को ही मिलता रहा। मगर आज चूंकि ये चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक है, 10 साल के बाद ये खींच के सुप्रीम कोर्ट के दबाव से और नेशनल अपोजिशन लीडर्स के दबाव के बाद ये चुनाव आया है।
इसमें सबको संजीदगी से, आज बीजेपी का कोई जम्मू कश्मीर में कोई मतलब ही नहीं है, और दिया बहुत लोगों ने दिया, दिल्ली के लिए दिया, मोदी साहब के लिए दिया, पार्लियामेंट के लिए दिया। अब जम्मू कश्मीर चेंज चाहता है। 10 साल से यहां बीजेपी की सरकार है, खासकर इस कम्युनिटी को बहुत इस्तेमाल किया गया, बहुत इमोशनली इनको देश भर में चलाया गया। अब अपने वतन की बात है, अपनी रियासत की बात है, और मुझे नहीं लगता बीजेपी को कोई पार्टनर भी जम्मू कश्मीर में रहा। तो जितने इसने बनाए थे वो सब पब्लिक ने रिजेक्ट किए। पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने देखा, और असेंबली में तो और बुरा हाल उनका होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने तय कर रखा है, एक मजबूत मैंडेट, एक मजबूत अलायंस को देने जा रहे हैं, कठुआ से, सांबा से, जम्मू से, उधमपुर से, पुंछ राजौरी से, चिनाब वैली से, कश्मीर के तीनों सब रीजन से। तो ऐसे में ये कश्मीरी पंडितों का एक इम्पोर्टेंट रोल है। सर, एक चीज क्लियर करनी है, जो एनसी का मैनिफेस्टो, क्या वही कांग्रेस का मैनिफेस्टो? मैनिफेस्टो पार्टीज के अलग अलग है, क्या अलायंस? हमारा मैनिफेस्टो अलग निकलेगा, उसमें वाजे हमारी पोजीशन होगी। हम चूंकि नेशनल पार्टी है, हम नेशन को मद्देनजर रखते हुए, और उसी चीज को लोग पसंद भी करते हैं। हमने कभी भी जिग-जैग नहीं किया, हमने कभी भी अपनी जनता से झूठे वादे नहीं किए। जो हकीकत हो सकती है वो हम सामने रखेंगे। तो बीजेपी जिस तरह टारगेट कर रही है कि कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए, क्या 370 पे क्या उनका? बीजेपी को बौखलाहट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो एजेंडा पहले भी था, जब वो वाजपेयी जी के सरकार में थे, तब कौन सा उन्होंने गंगा जल से नहा के गए थे वहां पर। पीडीपी जो आज कह रही है वही उनका 5 साल पहले भी था, जब बीजेपी के साथ थे। तो तब कौन सा वो गंगा जल के साथ थे, जब अमित शाह उनके साथ बैठ रहे थे, मोदी उनके साथ बैठ रहे थे। रीजनल पार्टीज में कोई भी बात अपनी रख सकते हैं, मगर नेशनल पार्टी अपने नेशन को फर्स्ट रख करके अपना कदम आगे बढ़ाएगा। 370 पे कांग्रेस का क्या रहेगा? हमने ऑलरेडी वर्किंग कमेटी से कहा है, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट वापस दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। जमीन और अपनी जॉब्स का हक जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ही रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। पटना में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर कहा कि अफजल गुरु कौन था, क्या वह बड़ी आतंकी गतिविधियों में शामिल था या नहीं, क्या निर्दोष लोग मारे गए या नहीं। आज उस पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है, यह कांग्रेस पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से कहूंगा कि कश्मीर अब बदल गया है, अब लाल चौक पर तिरंगा फहरता है, भारत माता की जय के जयकारे लगते हैं। अफजल गुरु कौन था, बड़े बड़े आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था कि नहीं, निर्दोष लोग मारे गए कि नहीं, षड्यंत्रकर्ता था कि नहीं, मामला ऊपर कोर्ट तक गया, सही पाया गया कि नहीं, रिव्यू हुआ, रात में लोगों ने फांसी रोकने के लिए दरखास्त दिया, मालूम है ना आपको। आज उसको लेकर सियासत हो रही है। तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला करें, कांग्रेस पार्टी क्यों शांत है? कांग्रेस पार्टी क्यों शांत है? इसमें कितने हमले तो मनमोहन सिंह के राज में हुए थे कि नहीं हुए थे? तो कांग्रेस पार्टी भी शांत हो जाती है? यही है कांग्रेस पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा। तो मैं एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी अब कश्मीर बदल गया है, अब लाल चौक पर तिरंगा लहराता है, भारत माता की जय बोली जाती है। बाकी इलाकों में भी ये होता है। कश्मीर के लोगों ने देख लिया कैसे उनका शोषण किया गया। आज ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, आज पंचायत के लोग बहुत खुश हैं। जो विस्थापित से उनको आज नागरिकता मिली है, वहां आईआईटी है, वहां आईआईएम है, वहां आईटी का काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, करोड़ों टूरिस्ट आ रहे हैं। उन्होंने देखा है कि हमें लूटा गया आतंकवाद, अलगाववाद के नाम पर। अगर कांग्रेस पार्टी उसी अलग को जगाना चाहती है तो वहां की जनता जबरदस्त जवाब देगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो हम लोग से नफरत करते हैं, डराते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान कश्मीरियत से प्यार करता है। मैं तो खुद गया हूं कश्मीर कितनी बार। और ये सिर्फ शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला का कश्मीर नहीं है, ये पहाड़ी मुस्लिम्स का भी कश्मीर है, ये गुज्जर और बकरवाल का भी कश्मीर है। और इस कश्मीर में कभी शंकराचार्य ने अपनी प्रार्थना, उनका मंदिर है, वहीं अमरनाथ भी है,
यही तो कश्मीर का गुलदस्ता है ना। क्या समझेंगे उमर अब्दुल्ला साहब, वो कश्मीर जग गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि सवाल बहुत है। सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस पार्टी और अनेक पार्टी उठाती आई है वो यह है कि आपने, बीजेपी को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि आपने किसी राज्य से पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित बना दिया। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा अन्याय इस देश के किसी राज्य के साथ नहीं हुआ। देखिए, सवाल बहुत हैं। सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस पार्टी और अनेक पार्टियां उठाती आई हैं कि आपने एक पूर्ण राज्य का जिसको दर्जा था वो दर्जा छीन के यूनियन टेरिटरी बना दिया। ये कैसा न्याय है? इससे बड़ा अन्याय इस देश के किसी और राज्य के साथ नहीं। चलिए अब सुनेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि वे नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। उन्होंने बीजेपी को संबोधित करते हुए कहा कि वे नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, इसलिए वे हर जगह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन हम जीतेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं गृह मंत्री अमित शाह से बस इतना कहना चाहता हूं कि उस भारत के खिलाफ है जो वे बनाना चाहते हैं। भारत सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध ईसाई सबका है। वहीं उन्होंने कहा कि वे कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सत्ता में आती है तो आतंकवाद फिर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछता हूं कि जब उन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म किया तो क्या आतंकवाद खत्म हो गया? इनको डर ही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, इनका किसी और का डर तो है नहीं। इसीलिए हर तरह से कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से भी ये बदनाम कर सके करेंगे, मगर इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस फतह होगी और अल्लाह ताला हमें यहाँ के लोगों की किस्मत बदलाने के लिए आगे लाएगा। कल अमित शाह कह रहे थे ये जो भी कांग्रेस और नेशनल के दरमियान गठबंधन हो गया है ये एक पर्टिकुलर फॉर टाइमिंग के लिए, बाकी जो भी है वही पुराना होगा। वो तो बहुत कुछ कहते हैं। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। भारत जो है वो सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ के हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है, जानें दी हैं। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आज़ादी का। जम्मू पर काफी मेहनत की जा रही है। कल अमित शाह डॉक्टर साहब जम्मू को काफी कंट्रोल में लिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। कल अमित शाह था, 14 को प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। देखिए, कश्मीर को सुनिए, वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हिंदू उनका वोट देगा, मगर उनसे मैं कहना चाहता हूं वो हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो इनके बात समझता है। पहले तो इनने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आई तो यहाँ पे फिर से वही आतंकवाद शुरू होगा। मैं इनसे पूछता हूँ, जब 370 ले गए क्या आतंकवाद बंद हुआ? आज आतंकवाद फिर से शुरू हो गया है। उसके जिम्मेवार ये खुद हैं और हमें कहते हैं कि हम जिम्मेवार हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।